सीयूईटी यूजी 2025 एक ऐसा एग्जामिनेशन रहा जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। अगर हम चेंजेस की बात करें तो चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के सिलेबस में बदलाव हो, या फिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को ही चेंज कर दिया जाए, या फिर लीगल डोमेन जैसे सब्जेक्ट को पूरी तरह से हटा दिया जाए, ऐसे कर करके बहुत सारे चेंज हुए। सबसे बड़ा जो चेंज था वो ऑफलाइन, जो आपके पेन पेपर मोड से सीधे सीबीडी मोड, जो पुराना मोड था, उस पर शिफ्ट होना था। उसी तरह पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में भी हमें चेंजेस देखने को मिले। अगर हम लेटेस्ट सिलेबस की बात करें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, तो वो आपको 2025 के बेसिस पे भी अभी भी आपको तैयारी करनी होगी। क्या था 2025 का सिलेबस, क्या क्या बदलाव हुए, वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में मैं डिटेल में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जी रहे होंगे और आप तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं, पॉलिटिकल साइंस डोमेन है, तो आप डेली शाम 7 बजे जुड़िए, क्योंकि शाम 7 बजे यूट्यूब पे लाइव मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की क्लासेस लेता हूं। तो आप जुड़िए और अपने आप को वहां से प्रैक्टिस कीजिए। बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। अगर आपको डिटेल लेटेस्ट सिलेबस जो है चाहिए, तो आप यूजी 2025 के पोर्टल पे आइए। ठीक है, उस पोर्टल पे आपको आने के बाद इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा, सिलेबस पे क्लिक करना होगा, और यहां से आकर के आप अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करें, तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का 2025 का सिलेबस है, जिसमें चेंजेस किए गए। अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इन टोटल आपके 3 चैप्टर्स को डिलीट किया गया। कौन कौन से वो 3 चैप्टर्स थे, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। बेसिकली आपका जो शुरुआत होता था वो आपका कोल्ड वॉर से होता था। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आता था, देन आपका यूएस हेजेमनी आता था। ये मैं बात कर रहा हूं बुक 1 की। ठीक है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। लेकिन कोल्ड वॉर और यूएस हेजेमनी को हटा दिया गया। ये ऐसा डिसीजन था जिससे बहुत सारे जो फैकल्टी है वो सहमत नहीं थे, क्योंकि कोल्ड वॉर हटाने के बाद आप जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी नहीं रख सकते, क्योंकि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझाने के लिए ही आपको कोल्ड वॉर रखना पड़ेगा। ठीक है, हटाना था तो आप यूएस हेजेमनी हटा देते। ठीक है, लेकिन रिमूविंग कोल्ड वॉर एंड कीपिंग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। ठीक है, और इसकी बात करें अगर हम लोग सिलेबस की, तो मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता देता हूं। उससे पहले अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि हमारी हौसला बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप हमारे हौसला बैच में इनरोल हो जाइए। क्यों हूं, ये सारे फीचर्स तो हैं कि लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको सारी चीजें पीपीटी, डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, नोट्स, सब चीज प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यहाँ पे मेंटरशिप मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में एक अलग से जो नोट्स वगैरह हैं या फिर माइंड मैप्स वगैरह हैं, वो खुद मैं हैंड रिटन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहता है। ठीक है, मेरे मेंटरशिप में आप लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। रेस्ट आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की जैसे ही आप बात करेंगे, तो उससे आपको मैं पहले बता दूं कि ये सिलेबस है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है। मैं आपको सबसे पहले कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मिलाता हूं। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड से। ठीक है, जिसको हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कहते हैं। एक चीज क्लियर रखिएगा कि आपको यहां पे एनसीईआरटी के अलावा किसी दूसरे बुक की तरफ जाना ही नहीं है। यू ओनली हैव टू फोकस एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा दूसरे कोई बुक, कोई रिसोर्स की तरफ नहीं जाना है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जो सेकेंड वर्ल्ड है वो है। अब इसमें आपको देखना है कि न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चाहे रशिया, बाल्कन स्टेट, सेंट्रल एशिया, ये कौन कौन से थे। इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कैपिटलिज्म। ठीक है, उसके बाद पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम वो क्या था, भारत और रशिया का रिलेशन, और अदर जो है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज वो क्या थे। ये देखने के बाद इससे पहले के चैप्टर क्या थे, कोल्ड वॉर था जो कि डिलीट कर दिया गया। इसके जस्ट बाद यूएस हेजेमनी था, कि जैसे ही कोल्ड वॉर का एरा खत्म होता है, डिसइंटीग्रेट करता है यूएसएसआर, यूएसए की हेजेमनी रहती है, वो भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या है, अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर। ठीक है, इकोनॉमिक पावर की बात करें या पॉलिटिकल पावर की बात करें, तो यहां पे चाइना का राइज देखते हैं हम लोग, ईयू का एक्सपेंशन देखते हैं कि किस तरह से ईयू बनता है, और एशियान, जापान और साउथ कोरिया के हम लोग केस स्टडी देखते हैं कि किस तरह से एशियान, जापान और साउथ कोरिया आज एक बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, कि कोल्ड वॉर एरा के बाद साउथ एशिया में बेसिकली किस तरह से सस्टेन करता है डेमोक्रेसी। यहां पे हम लोग मेनली पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद नेपाल,
उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया जैसे देशों को देखते हैं। यहां पे जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि पीएनबी स्क्वायर आईएमएस जो देश हैं वो आते हैं साउथ एशिया में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका आता है। यहां पे हम लोग श्रीलंका की इतनी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को भी देखते हैं, ठीक है, सार्क के फॉर्मेशन को देखते हैं, सार्क में अफगानिस्तान जुड़ जाता है, यहां पे आपको पता होना चाहिए। तो ये एक डिटेल सिलेबस हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिपोलर वर्ल्ड में हम देखते हैं कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन बनता है, अलग अलग एनजीओस को हम लोग देखते हैं, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच हो, ऐसे आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, तो इन सब को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, जहां पे किस तरह से ट्रेडिशनल और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी होता है। पुराने जमाने में सुरक्षा का मतलब क्या था, किस खतरे से हम लोग को अपने आप को सुरक्षित रखना था, नए जमाने में ये क्या है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति में जो बदलाव है, प्रकृति को लेकर के दुनिया में किस तरह से राजनीति ने करवट ली है, वो भी हमें देखते हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स देखते हैं कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या फिर सॉफ्ट पावर का हो। बस ग्लोबलाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक ट्रेड नहीं होता है, इसका मतलब पॉलिटिकल जो फ्लो है वो भी होता है, इकोनॉमिक फ्लो भी होता है और सॉफ्ट फ्लो भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बुक 1 पे आ जाएं तो बुक 1 में आप देखेंगे, बुक 2 में देखेंगे पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में, कि जब इंडिया आजाद होता है तो यहां पे क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ये यहां पे दूसरे नंबर पे है, ठीक है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस दिया है पहले नंबर पे, लेकिन आप एनसीईआरटी देखेंगे तो सबसे पहले नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस क्या हैं वो देखने को मिलता है कि भारत आजाद हुआ तो क्या 3 चैलेंजेस आपके आए, चाहे वो राष्ट्र निर्माण की हो, दूसरा चैलेंज लोकतंत्र की स्थापना हो, तीसरा उसका विकास हो। दूसरा हम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस देखते हैं कि कैसे पहले 3 इलेक्शन में सेंटर और स्टेट लेवल पे कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है। देन हम नेहरू के अप्रोच को देखते हैं, नेशन बिल्डिंग में क्या रहता है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि वही होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट 3rd चैप्टर है, जहां पे 5 ईयर प्लान्स किस तरह से भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होती है वो मैंने बताया। और 4th लेक्चर में हम देखेंगे 4th चैप्टर में कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या रही, बांग्लादेश के साथ क्या रही, चाइना के साथ क्या रही, पाकिस्तान के साथ क्या रही, ये सारी चीजें देखेंगे, वर्ल्ड के साथ क्या रही उन डिटेल देखेंगे। चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, कि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मौत होती है, ठीक है, उनके डेथ के बाद कैसे कांग्रेस के सामने एक बड़ा चैलेंज आता है, और खास करके इंदिरा गांधी के बाद जब 1967 में कांग्रेस सबसे वीक पार्टी के तौर पे, भले वो गवर्नमेंट बनाती है लेकिन अब तक जिस मार्जिन से जीत रही थी वो मार्जिन से नहीं जीत पाती है, चाहे 1962 का वार कारण रहा हो या फिर लगातार 3 प्रधानमंत्री बदलना कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, ठीक है। तो उसके रिस्टोरेशन, चैलेंजेस टू रिस्टोरेशन देखते हैं। फिर क्राइसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जहां पे हम लोग इमरजेंसी क्यों लगा और इमरजेंसी के पीरियड में क्या होता है भारत में, वो सारी चीजें देखते हैं। रीजनल एस्पिरेशंस में हम देखते हैं कि कैसे कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, पंजाब जैसे राज्यों में मांग होती है, रीजनल ऑटोनॉमी की मांग होती है, उसकी पूरी कहानी देखते हैं। ऑपरेशन जो आपका रहता है पंजाब के गोल्डन टेंपल में, वो सारी चीजें देखते हैं, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार है। ये सारी चीजों पे हम ध्यान देते हैं, कश्मीर का चैलेंज वगैरह सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे 8वां चैप्टर जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिजन है, अब यहाँ पे 8वां और 9वां चैप्टर जो है उसको मिला दिया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में रिसेंट डेवलपमेंट जो है उसी को यहाँ पे 8वां और 9वें चैप्टर में दे दिया गया है, जहां पे हम लोग जनता दल, बीजेपी का राइज देखते हैं, रीजनल पार्टी इलेक्शन 2014 से 2019 तक का देखते हैं, रिसेंट इश्यूज चैलेंजेस को देखते हैं, चाहे वो ओबीसी का हो या फिर राम मंदिर का हो या दलित पॉलिटिक्स हो, अयोध्या का केस हो, राजीव गांधी का केस हो या फिर राइज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट हो या फिर फॉल ऑफ कांग्रेस हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इन डिटेल देखते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का डिटेल सिलेबस है, जहां पे आपको फोकस करना है बस एक चीज पे, और वो क्या है, वो आपका एनसीईआरटी फोकस करना है। और साथ साथ अगर आप हमारे हौसला बैच से जुड़ जाते हैं, जिसका अभी डिस्काउंटेड रेट चल रहा है, उस डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ऑफर का अवेल कीजिए और हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिए। नो डाउट अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डोमेन है तो मैं एश्योर कराता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जब मैं पढ़ाता हूं तो यू विल लव द सब्जेक्ट द वे आई टीच, और जो जो चीजें आपकी नीड होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी आपके कोई डाउट्स है, कोई नीड है पॉलिटिकल साइंस से, तो वो जरूर बताएं, लेकिन होमवर्क में ये 5 क्वेश्चंस जरूर लेकर के जाएं। उससे पहले ये आपके सीनियर्स हैं जो कि सिलेक्टेड हुए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, ये तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, और ये चौथा क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और आपको कोई भी नीड हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।